हेलो फ्रेंड्स, बोल एकेडमी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। गवर्नर जनरल वायसराय से रिलेटेड जो पूछे गए अब तक के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन जब भी वीडियो इस पर डाला जाए उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से सेशन के साथ जुड़ सकें। साथ ही ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करना ना भूलें। तो आइए बगैर लेट किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बता दें कि वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से लेकर 60 तक और 1765 से लेकर 67 ईस्वी की अवधि तक रहा था। तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? स्लीमैन था, बी में ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड मिंटो था, सी में ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक की अगर हम बात कर लें तो ये लॉर्ड क्लाइव महोदय हैं। लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है, ठीक है। तो 23 जून याद रखिएगा, 23 जून 1757 को ये क्या हुई थी? प्लासी की युद्ध हुई थी। प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने ही किया था। इसी युद्ध में बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। यानी इसी युद्ध के बाद अगर कह लीजिए 1757 के बाद जो है बंगाल में क्या हुई थी? ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो आपने देखा लॉर्ड क्लाइव इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था किसने? यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को जो है किसने समाप्त किया था? तो ऑप्शन ए हो गया रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी हो गया वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर होगा। वारेन हेस्टिंग्स के अगर कार्यकाल की बात कर लें तो 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को ये आज्ञा दी कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रज़ा खान और शिताब रॉय, ये दोनों उप दीवान थे, ठीक है, इन्हें पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई थी, 1765 में यानी द्वैध शासन बंगाल में मानी जाती थी। इसके अंतर्गत दीवानी अधिकार अपने पास रहती थी, यानी अंग्रेजों के पास, और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से की जाती थी। लेकिन वास्तविक जो शक्ति जो थी वो कंपनी के पास होती थी। ये जो क्लाइव ये समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है और नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव,
ऑप्शन बी है लॉर्ड स्लीमैन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन यानी ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी जो थे वो शामिल थे, लेकिन ये लोग काली दुर्गा या भवानी की पूजा करते थे। इसके साथ ही अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाने का परंपरा था। उन्हें ये विश्वास था कि उनका ये जो धंधा है, धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, लेकिन ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम वेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 में आपको 1826 से 1835 ईस्वी के बीच ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई और जो बाकी जो बच गए हुए थे उन्हें आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का अंत कब हुआ? तो 1837 ईस्वी के बाद क्या हुआ? ठगों का अंत हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ये आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये अर्ल ऑफ डलहौजी या चार्ल्स मेटकॉफ या डब्ल्यू.टी. डेनिसन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है W.H. स्लीमैन, उसके बाद ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्लीमैन, W.H. स्लीमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम वेंटिक ने प्रारंभ किए थे? निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम वेंटिक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, नंबर 2 में है दास प्रथा का उन्मूलन, नंबर 3 में है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य के प्रावधान को हटाना, नंबर 4 है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2, 4। डी कह रहा है केवल 1, 2, 3 और 4। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 67वीं बीपीएससी में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2027 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम वेंटिक ने प्रारंभ किए थे? विलियम वेंटिक ने कौन से सामाजिक सुधार को प्रारंभ किए थे? तो इसमें आपको पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन। तो सती प्रथा का उन्मूलन तो इन्होंने, ये तो सही ही है, सही लग रहा है, चलिए ये भी सही होगा, सती प्रथा का उन्मूलन। और दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है, दास प्रथा का भी उन्मूलन सही है। और उसके बाद तीसरा क्या है, कह रहा है कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये सही नहीं होगा। चौथा सही हो सकता है, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये सही हो सकता है चौथा। तो आपको ऐसे में देखें तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4, 1, 2, 4 सही होगा। तो 1, 2, 4 ये सही होगा। आपको पता है कि लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। कब? तो 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। और वेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1833 को पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। वेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया था।
ठीक है। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ये आपको वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे, या विलियम बेंटिक थे, या सी ऑप्शन कह रहा है कार्नवालिस यानी लॉर्ड कार्नवालिस, डी ऑप्शन कह रहा है कर्जन, उपर्युक्त में से ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प इसका कौन सा होगा? तो इसका सही विकल्प होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक होना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड लिडन, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ई कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन आपको याद होगा 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन की वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड लिटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दोस्तों ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, तो इसलिए इस सेशन के साथ बने रहें। तो बगैर लेट किए ये अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ए कह रहा है स्ट्रैची आयोग यानी स्ट्रैची कमीशन, बी कह रहा है सशस्त्र अधिनियम, सी कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डी कह रहा है इल्बर्ट बिल। तो ये लॉर्ड लिटन जो है किससे संबंधित नहीं है? तो स्ट्रैची कमीशन से तो संबंधित है, ये है, शस्त्र अधिनियम से भी है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी है, इल्बर्ट बिल से नहीं है, इससे नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर सही होगा ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। अक्सर एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो लोग ऑप्शन गलत टिक करके चले आते हैं, इसलिए कि ये जो नहीं जो है ना, नहीं दिखता ही नहीं है, लोग इसको नहीं पे ध्यान नहीं देते, लेकिन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रैची आयोग से तो है, ये है, शस्त्र अधिनियम से भी है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी है, इल्बर्ट बिल से ये संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड लिटन जो था वो इल्बर्ट बिल विवाद जो था इससे संबंधित नहीं था। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इल्बर्ट बिल जो था इसके कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, लॉर्ड लिटन का नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन की। ठीक है, लॉर्ड किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। ठीक है, इस बिल में वरिष्ठ क्या था? इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराध पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो ये आपको हैं वेलिंगटन, नेपियर या स्लीमैन, या डी ऑप्शन है लॉरेंस, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप अटेम्प्ट करिए। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा, ये सही होगा, नेपियर होगा। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल? तो लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 1842 से कब तक रहा है? 44 तक रहा है लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल। ठीक है, इस दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के द्वारा, कब? 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सी जो है, यहाँ ऑप्शन सीरियल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको ध्यान रख लें, ये होगा चार्ल्स नेपियर, इसका सही होगा, सही आंसर चार्ल्स नेपियर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से,
किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, या लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षा प्रकोष्ठ कह लें या घेरे की नीति क्या है, ये वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड जो वेलेस्ली जो थे इनसे संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य, जिसको बफर स्टेट बोलते थे, क्या बफर स्टेट, BUFFER, बफर STATE, बफर स्टेट इसको बोलते थे, बनाने का इसने कोशिश किया था। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के तौर पर सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का भी कोशिश किया था। ठीक है, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, ठीक है, इनकी मतलब कुछ नीतियां थी रियासतों के प्रति, प्रमुख ब्रिटिश नीतियां जो हैं वो नीतियां भी कुछ थी इनकी, जिसमें एक थी कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, दूसरा था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, तीसरा था अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, चौथा था अधीनस्थ संघ की नीति, और पांचवा था बराबर के संघ की नीति। तो ये 5 इनकी नीतियाँ थी जिन्हें ध्यान में रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन? पेशवा बाजीराव, रघुजी भोसले, सी कह रहा है दौलत राव सिंधिया, डी में कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, या ऑप्शन 2 कह रहा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया, 3 कह रहा है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, चौथा कह रहा है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। नीचे दिए गए कूट का सही, इसमें क्या करना है, सही उत्तर चुनना है इस कूट में से 1, 2, 3 और 4। बी कह रहा है 1 और 2, सी कह रहा है केवल 1, 3 और 4, डी कह रहा है केवल 2, 3, 4। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर चुनना होगा। इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका सही आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर होना चाहिए। सॉरी एक सेकेंड, हमको ये मिलाने दीजिए पहले। अब इसमें हम मिला रहे हैं, यानी ये भी सही हो जाएगा इसका। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा जो है प्रांतीय सरकार से कुछ सेवाएं प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसे में हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या गड़बड़ हो रहा है? ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो नंबर ए कह रहा है सिंध, और बी नीचे आ गया, बी कह रहा है ग्वालियर, सी कह रहा है एक सेकेंड, गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये ऑप्शन आगे पीछे हो रहा है। ए सिंध, उसके बाद बी ग्वालियर, सी कह रहा है अवध, डी कह रहा है सतारा, और ई कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी सही आंसर होना चाहिए, ग्वालियर होना चाहिए। इसका
सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्वालियर, जो कि ये ऑप्शन ऊपर नीचे है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर ग्वालियर होगा। यानी देसी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, उनमें से एक ग्वालियर था, तो ग्वालियर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? एल्बर्ट बिल से, स्ट्रैची कमीशन से, सशस्त्र अधिनियम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। तो ये किससे संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो हम लोग देखे हुए थे, पीछे भी देखे हैं, पूर्व में भी, और ये बीपीएससी देख सकते हैं 2023 प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले देखा है एल्बर्ट बिल से, एल्बर्ट बिल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या सही होगा? एल्बर्ट बिल। ठीक है, सही आंसर एल्बर्ट बिल हो जाएगा। स्ट्रैची कमीशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एल्बर्ट बिल इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? किसके कार्यकाल में? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन सही होगा इसका, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन करा, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो करा, तो ये भी नहीं होगा, लॉर्ड इरविन होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? लॉर्ड इरविन होगा। ये जो महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो थे, ये वायसराय लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आपको 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक इसका कार्यकाल रहा है, और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी? इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड मिंटो ने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, लॉर्ड रिपन ने किया। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या सही, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। ये जो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स नहीं होगा, कॉर्प्स होगा, CORPS, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। ठीक है, 1901 में। इसका क्या उद्देश्य था इस कॉर्प्स की स्थापना करने का? तो इसका उद्देश्य था देशीय नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य था, तो ये ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1858 में, ऑप्शन सी कह रहा है, ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है, 1877। अगला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है 1885 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 1877। 1877 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1877 में, 1877 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि राजसी उपाधि अधिनियम जो था, रॉयल टाइटल्स एक्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट, ये जो था यानी ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को 1 जनवरी 1877 को क्या किया गया? दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। कहाँ पे घोषित किया गया? तो दिल्ली दरबार में घोषित किया गया। ठीक है, इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में
जबकि जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। ये भी साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में, जबकि जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, सरदार पटेल ने या क्लीमेंट एटली ने? इसके अलावा ऑप्शन ई भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साहस और दूरदर्शिता को एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था, तो ये ध्यान रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? या ये कथन किसका है? किसने ये कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसके विनाश को शांति प्रिय तरीके से देख सकूं। किसने कहा था? लॉर्ड लिटन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, या लॉर्ड मिंटो ने कहा था, या आपको ये देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के, खासकर बीपीएससी या बीपीएससी 4 के लिए। डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हैं। तो इसका सही आंसर जानते हैं कौन सा होगा? लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर कौन होगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। अंग्रेज शासक ये समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता को इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, ये स्टेटमेंट दिया था, उपयुक्त जो स्टेटमेंट है ये इसने दिया था, ठीक है। इसने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, ठीक है। और इसके साथ ये भी ध्यान में रखिए कि 1903 में इसने मद्रास गवर्नर को लिखा, क्या लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि मैं किसी भी तरह अंग्रेज़ को नपुंसक बना दूँ, किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दे। किसको? कांग्रेस को, CONGRESS, कांग्रेस को, ठीक है। इसने क्या लिखा 1903 में इसने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि मैं किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से क्या किया? इनकार कर दिया था, ठीक है। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से भी मिलने से उस वक्त इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ठीक है। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें से तो कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन होगा। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन ई होगा, इसका ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई क्यों होगा? क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों की सहायता करने वाली देशी शासकों, ज़मींदारों, ये सब जो थे, इनको अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए इन्हें उपाधियाँ, खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफ़ी जैसी सुविधाएं जो है प्रदान की जाने लगी थी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी क्या? राय बहादुर। कौन सी उपाधि थी? ये राय बहादुर। हिंदुओं को दी जाने वाली उपाधि जो थी ये किसको दिया जाता था? हिंदुओं को
राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, जबकि मुसलमानों को क्या दी जाती थी? खान बहादुर की उपाधि। ठीक है, खान बहादुर। मुसलमानों को खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी। कौन सा? खान बहादुर की उपाधि। मुसलमानों को खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी। 1859 और 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार जो था वो ग्रहण किए थे। कौन से ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे? ये जमनालाल बजाज थे, या सी राजगोपालाचारी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एम ए अंसारी? कौन थे इनमें से जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सी राजगोपालाचारी थे, ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन? राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद बी आर अम्बेडकर। तो इसमें से कौन थे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल? तो अभी इसको हमने देखा है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था जिसे हमने देखा, ये देख सकते हैं सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन ये बीपीएससी प्री 2003 में पूछा हुआ था, 2003-04 में, जबकि ये क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2011 में बीपीएससी प्री 53rd to 55th बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये देख सकते हैं सी राजगोपालाचारी जो थे ये गांधी जी के समधी भी थे, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर हम इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।